एवरीवन। आज 8 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं और ऐसे आर्टिकल जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। हमारा पर्पज ये है कि आप करंट अफेयर्स को कहानी की तरह मत पढ़ो, आप उसे प्रैक्टिस फॉर्म में पढ़ो। लेट सपोज कि आप उसके बारे में जानो कि वाई इट इज इन न्यूज, दैट इज इन न्यूज, उसका स्टैटिक टॉपिक या स्टैटिक लिंकेज क्या है यूपीएससी से, या स्टैटिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई बंदी वो जानो। फिर उसको आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कैसे? जिस तरह से यूपीएससी एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछता है। ना सिर्फ यूपीएससी, अगर आप देखो इस तरह का ट्रेंड बदल रहा है, हर एक स्टेट बेसिस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आप, जिससे आपको रियल एग्जाम वाली फीलिंग आए। तो चलिए आज शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू है, विद द रेफरेंस ऑफ कॉस्मिक फिलामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कॉस्मिक फिलामेंट के बारे में अभी न्यूज थी। क्या न्यूज थी? वी विल डिस्कस, वी विल एनालिसिस। न्यूज क्या थी अगर आप देखेंगे तो न्यूज ये थी कि हाल में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि लगभग बहुत सारी आकाशगंगा या गैलेक्सीज, लगभग 40 के आसपास गैलेक्सीज उन्होंने आइडेंटिफाई की। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुनी होगी, अलकनंदा नाम की गैलेक्सी को आइडेंटिफाई किया गया था। हम किस में रहते हैं, किस गैलेक्सी में, है ना? मंदाकिनी गैलेक्सी है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो अभी ये न्यूज यहाँ पे बनी। अब अगर आप बात करें कॉस्मिक फिलामेंट, यहाँ पे एक वर्ड न्यूज में आता है। रिसर्चर्स ने पाया कि लगभग अगर आप देखो 50 मिलियन लाइट ईयर, 50 मिलियन लाइट ईयर्स लंबी एक कॉस्मिक फिलामेंट है। कॉस्मिक फिलामेंट क्या होती है अगर हम बात करो तो देखो, पूरे ब्रह्मांड में हमारे हजारों लाखों, अगर आप बात करें ग्रह हैं, हजारों लाखों गैलेक्सीज हैं। अब सभी जो गैलेक्सीज हैं या सभी ग्रह, उनकी एक आपस में एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम कॉस्मिक फिलामेंट अगर हम बात करेंगे तो एक धागे नुमा संरचना होती है, मतलब एक धागे की जैसी संरचना होती है ना, उस फिलामेंट की। और ये कई सैकड़ों मिलियन लाइट ईयर तक फैली रहती है। लाइट ईयर इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है क्योंकि अगर आप किलोमीटर में देखोगे ना तो ये किलोमीटर में आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए लाइट ईयर में जो हमारे स्पेस है उसके बीच जो डिस्टेंस है उसको काउंट किया जाता है। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, पहली बात। दूसरा कि ग्रेविटी और गैस और डार्क मैटर ये क्या कर रहा है, जो हमारी गैलेक्सीज हैं इनको खींच कर क्या कर सकते हैं, एक आपस में संरचना बना देते हैं। मतलब क्या, अगर आपने गैलेक्सी के बारे में देख रहे हो तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलता है। फिर आप देखते होगे इस गैलेक्सी में यहाँ पे एक सोलर सिस्टम है, उसमें अर्थ है। तो इस तरह की लाखों गैलेक्सी है, उनमें से 14 गैलेक्सी की और खोज हुई है, बस आप इतना समझ लीजिए। अब उसमें स्टेटमेंट क्या बनना है, यूपीएससी बहुत इसमें डिटेलिंग में नहीं जाएगी क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च। अभी रिसर्च का सारा मामला रहता है। तो आप बेसिक न्यूज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कॉस्मिक फिलामेंट आर द लार्जर नोन स्ट्रक्चर इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो कॉस्मिक फिलामेंट ज्ञात सबसे बड़ी संरचनाएं होती है, मतलब ग्रह, मतलब पूरे अगर हम बात करें यूनिवर्स में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा कि दे आर फॉर्म प्राइमरली ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन गैस गैलेक्सीज एंड डार्क मैटर। यह मुख्य रूप से गैस, आकाशगंगाएं, डार्क मैटर ग्रेविटी की क्रिया के कारण बनते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर यूनिवर्स में हर एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है आपस में, चाहे अगर आप देखोगे जो सौर मंडल का है, सोलर सिस्टम का किसी भी हो, उसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, दे जनरली फॉर्म द आइसोलेशन एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद गैलेक्सी क्लस्टर। ये सामान्यतः अलग थलग बनते हैं, आकाश गंगा के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करते। ये तीसरा स्टेटमेंट है ना, दैट इज इनकरेक्ट। फिलामेंट कनेक्ट विद गैलेक्टिक क्लस्टर्स। तो जो फिलामेंट्स होते हैं ना, वो गैलेक्टिक क्लस्टर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये अकेले कभी निर्मित नहीं होते हैं। तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेक्ट नहीं करते, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सट्रीम है, इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे क्या कहना चाह रही है, नेक्स्ट न्यूज है किसके बारे में, अगर आप देखोगे हाइमोरेहिक सेप्टिक मिया के बारे में। अब ये क्या है न्यूज, अगर आप देखेंगे न्यूज सबसे पहले अगर आप देखो तो आप क्या पाओगे कि झारखंड का जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर है ना, जमशेदपुर में एक जूलॉजिकल पार्क है। उस जूलॉजिकल पार्क में 10 ब्लैक बक की मौत हो गई। ब्लैक बक वही है जिसका मामला सलमान खान के खिलाफ चल रहा था, है ना। तो ब्लैक बक की मौत हो गई जिस वजह से न्यूज में आ गया। ठीक है। अब ये जो सेप्टिसिमिया है, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसको अगर आप देखोगे ना तो ये एक तरह का डिसीज है, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से बेसिकली होता है।
और अगर आप देखोगे अफ्रीका में, एशिया में बहुत सारी जगह ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। गाय हो, भैंस हो, इनमें ये बहुत तेजी से फैलते हैं। खास तौर पे अगर आप देखोगे तो यंग जो एनिमल होते हैं, यूथ जो पशु होते हैं, युवा पशु होते हैं, उनमें ज्यादातर संक्रमण की समस्या होती है। अब ये होते कैसे हैं? अगर आप देखोगे इनहेलेशन से, मतलब श्वसन से होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं। तो इस समस्या से, इस रोग की समस्या देखी जा रही है। अगर आप देखोगे इट स्टेटमेंट यहाँ पे ब्लैक बग के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ब्लैक बग के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो ब्लैक बग कई राज्यों का स्टेट एनिमल है, जैसे आई थिंक राजस्थान का है। अब स्टेटमेंट क्या बना है कि इट हैज बीन वायरस फ्रॉम द पैरामॉक्सी वायरस फैमिली। पैरामॉक्सी वायरस फैमिली संबंधित होता है। ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया से संबंधित होता है, ना कि वायरस से संबंधित होता है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा हेमोरेजिक सेप्टिमिया के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बन रहा है? इट इज प्राइमरली डिसीज फॉर कैटल बफेलो एक्सट्रीमली हाई फर्टिलिटी स्टेट। इसमें कैटल और जो बुफेलो होते हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या होती है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, मैंने आपको बताया। तीसरा यहाँ पे है कि जो ह्यूमिड एंड वाटर लॉक कंडीशन होती है, बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं लंबे समय तक। तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगर आप देखेंगे लंबे समय तक यहाँ तेज बुखार आ सकती है, भूख न लगना जानवरों में, इस तरह की समस्या होती है। बात की जाए तो वैक्सीनेशन तो इसका अवेलेबल है, ठीक है ना, वैक्सीनेशन अवेलेबल, लेकिन इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन अभी तक किया नहीं जा सका है। ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब बात हो रही थी कैटल की, तो सबसे ज्यादा कैटल की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो किस राज्य में देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन मिलती है। अब जो कैटल की जो पॉपुलेशन में जो डिसीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनी है जिसे कहा जाता है NADCP 2019, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। एक तरह की बॉडी है, एक तरह का प्रोग्राम भी है, जो क्या करता है, इस तरह की जो पशुओं में होने वाली बीमारी को रोकता है। बात हो रही थी यहाँ पे ब्लैक बग की, तो ब्लैक बग के बारे में अगर आप देखो तो इसकी आईयूसीएन कैटेगरी होती है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। दूसरा, ये शेड्यूल 1 में आता है। तो ये ब्लैक बग के बारे में हमने देख लिया, इस डिसीज के बारे में भी देख लिया। सही आंसर होगा 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, विद द रेफरेंस ऑफ यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेके यहाँ पे मीटिंग होनी है, जिस वजह से ये चीज यहाँ पे न्यूज में आ गई। अब अगर होता क्या है ये इंटेंजिबल कल्चर, देखिए बहुत सारा कल्चर का ऐसा पार्ट है जिसे आप टच नहीं कर सकते, यू कैन फील। जैसे अगर आपने सुना होगा दुर्गा पूजा को यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज शामिल किया गया है, वेद के जो मंत्रोच्चार होते हैं उनको कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया। इस तरह बहुत से सारी चीजों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसकी अभी 20th समिट हो रही है, ठीक है ना। और 20th समिट कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी की बैठक कहाँ हुई? अब ये जो कमेटी की बैठक है ये 8 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच यहाँ पे हो रही है, ठीक। अब अगर हम बात करें इस कमेटी या कन्वेंशन के बारे में, सबसे पहले 2003 में इस कन्वेंशन को साइन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बेसिकली पेरिस में है। यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका पर्पज क्या था कि जो इस तरह का कल्चर है उसको क्या करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, जो कम्युनिटीज हैं या कल्चर, उनकी आइडेंटिटी को एक रिस्पेक्ट देना। अब ये जो कमेटी है आईसीएस कमेटी, इसमें अगर आप बात करोगे तो लगभग 24 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 24 मेंबर्स होते हैं। और इनका टेन्यूर 4 इयर्स का होता है, 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, यूनेस्को को स्टैब्लिश किया गया था 1945 में और इंडिया इसका मेंबर कब बनता है? 1946 में। तो ये सारी बातें हमने देख ली। अब स्टेटमेंट देखते हैं। The 2023 convention provided the legal basis safeguarding intangible cultural heritage। 2003 का कन्वेंशन सांस्कृतिक धरोहर की समिति एक कानूनी रक्षा प्रदान करता है। दूसरा, इस कमेटी में 24 मेंबर होते हैं और 4 इयर्स के लिए होते हैं। यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तीसरा, इंडिया इज करंटली नॉट मेंबर ऑफ कमेटी। इंडिया क्या इस कमेटी का मेंबर नहीं है? ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है सही है गलत है। तो अगर हम बात करेंगे, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। भारत को इस कमेटी के मेंबर चुना गया, इसीलिए यहाँ पे बैठक भी भारत में हो रही है। तो भारत 2022 से लेके 2026 तक के लिए इस कमेटी का, आईसीएच कमेटी का मेंबर चुना गया है। तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे बेनिन न्यूज में था। बेनिन क्यों न्यूज में था? बेनिन के प्रेसिडेंट ने हाल में इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि वहां पर कूप अटेम्प्ट हुआ, मतलब तख्ता पलट का प्रयास हुआ। बेनिन अगर हम बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका देश, अगर आपने पश्चिम अफ्रीका मैप देखा रखा तो इस लोकेशन में आपको बेनिन देखने को मिलता है और लगभग इसका एरिया 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पड़ता है। इसके अगर आप नॉर्थ बेनिन के इस तरह से मैप, बेनिन के नॉर्थ में देखो तो आपको नाइजीरिया देखने को मिलेगा, वेस्ट में आपको टोगो देखने को मिलेगा,
नॉर्थ में आपको नाइजर देखने को मिलेगा, नाइजर और नाइजीरिया दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और नॉर्थ में आपको बुर्किना फासो भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिवर नाइजर, कोफो, इस तरह की रिवर्स भी यहाँ पे बहती हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेंच, कभी कभी ये फ्रेंच की कॉलोनी रहा, इसलिए फ्रेंच, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे रन होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री कौन है एरिया वाइज, तो आई थिंक अल्जीरिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है, कौन सी स्टेट एरिया वाइज। वहीं पॉपुलर वाइज, पॉपुलेशन वाइज देखो तो आई थिंक नाइजीरिया सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है, कहाँ की मानी जाती है, अफ्रीका की, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि बेनिन शेयर द बॉर्डर विद नाइजीरिया, नाइजर, टोगो, बुर्किना फासो, इस तरह की स्टेटमेंट यूपीएससी बनाता है। ये कंप्लीटली स्टेटमेंट करेक्ट है, बुर्किना फासो से बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा, ऑफिशियल कैपिटल इसकी बेनिन है, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट क्या यहाँ पे कह रहा है कि बेनिन हैज कोस्ट लाइन अलोंग विद गल्फ ऑफ गिनी, बेनिन की गल्फ ऑफ गिनी के साथ तट रेखा है। अब इन तीनों में सही स्टेटमेंट 1 एंड 3 है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट, मैं वही चेक करा था, इसकी कैपिटल का पोर्टो नोवो इसकी कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, पोर्टो नोवो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, 1 एंड 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे अगर आप देखो किसके बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेसल के बारे में है, या अगर हम बात खसरा जो रोग होता है उसको लेके न्यूज में था। अब ऐसा न्यूज क्यों आई, ऐसा पता चल रहा है 2024 में कि लगभग 95,000 लोगों की मौत हो गई, और इनमें ज्यादातर वो बच्चे थे जिनका टीकाकरण या वैक्सीनेशन नहीं किया गया था। इस वजह से जो खसरा है न्यूज में आ जाता है, मेजल भी इसको बोला जाता है। ये बहुत ही बड़ा संक्रामक रोग है, मतलब क्या, कम्युनिकेबल डिसीज एक तरह का माना जाता है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे ये याद रखिए। दूसरा, पैरामॉक्सी वायरस फैमिली का ये सदस्य माना जाता है, पैरामैक्सो वायरस का फैमिली का ये सदस्य माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रख, छींक से, खांसी से ये फैलता है। और अगर आप बात करोगे तो शुरुआत में 14 से 15 दिन के आसपास बुखार आता है, बाद में इसकी मौत तक हो जाती है बच्चों की। ये सारी चीजें हैं। अब कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट तो इसका बना नहीं, एमआर वैक्सीनेशन इसके लिए हालांकि बना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चल रहा है। अब जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम 1985 में शुरू किया गया था, इसको शामिल करने का प्रयास भी इसमें किया गया था। डब्ल्यूएचओ का गोल क्या है कि मेसल्स को एलिमिनेट करना। भारत का भी टारगेट है 2023 तक हम क्या करेंगे, इसको टारगेट को अचीव करेंगे, लेकिन अभी भारत लगातार प्रयास में है, पूरी तरह से भारत से रिमूव नहीं किया जा सका है। स्टेटमेंट है कि मेजरली वन ऑफ द मोस्ट कंटाजियस डिसीज, बहुत बड़ा एक अगर आप देखें तो संक्रामक रोग है खसरा, खसरा, ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है यहाँ पे। वायरस कैन इमिट एक्टिव इन एयर एंड सरफेस, वायरस हवा सतह में फैल सकता है, सही बात है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट एग्जिस्ट टू क्योर मेसल, मेसल को ठीक करने के लिए कोई विशेष एंटीवायरल मौजूद नहीं है। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन तीनों में सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 एंड 2। मैंने आपको बताया कि नो एंटीवायरल क्योर एग्जिस्ट, ओनली सपोर्टिव केयर एंड वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सपोर्टिव केयर है, ठीक है ना, और वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन इसके लिए भारत में अभी भी मौजूद है, या मतलब बात करें विश्व में भी मौजूद है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हुलॉक गिब्बन। हुलॉक गिब्बन के बारे में न्यूज क्यों आई, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे, अरुणाचल प्रदेश का मैप है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का मैप अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे लोअर दिमांग वैली में आपको देखा गया कि हुलॉन गिब्बन परिवार को सेव किया गया है। अब अगर आप बात करोगे, ये एपीस हैं, ये एक तरह के बानर, छोटे बानर पाए जाते हैं, और लगभग 20 टाइप की प्रजातियां भारत में पाई जाती है, उनमें से एक है। और ये सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते, भारत के साथ म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण चीन, साउथ चाइना, इवन नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, हर जगह ये पे देखे जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इन गिब्बन की संख्या देखी जाती है वो असम में देखी जाती है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। और ये 2 टाइप के हैं, ईस्टर्न होलॉन गिब्बन और वेस्टर्न होलॉन गिब्बन। अब ये ड्यूरनल होते हैं, मतलब क्या, रात में सक्रिय नहीं होते, दिन में सक्रिय होते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट बनता है ना कि ये नॉक्टर्नल है, तो ये ड्यूरनल होते हैं। और पूरी तरह से अगर आप देखोगे आवास बना के नहीं रहते, एक तरह का अबोरियल है, मतलब वृक्षवासी है, पेड़ में रहते हैं, मतलब 25 साल की जीवन काल होता है। अब अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न मैंने क्यों बताया कि जो वेस्टर्न कैटेगरी के जो होलॉक गिब्बन है ना, उनकी कैटेगरी आईयूसीएन में है इंडेंजर्ड। वहीं अगर आप देखोगे ईस्टर्न जो है ना, उनकी कैटेगरी क्या, वल्नरेबल। लेकिन दोनों ही शेड्यूल 1 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक।
चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ओनली एपी स्पीसीज इन इंडिया, क्या सिर्फ एकमात्र एपी है जो इंडिया में पाए जाते हैं? ये कहीं ना कहीं गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एकमात्र पाए जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हम देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे बना कि बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन लिस्टेड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दे आर मोनोजियस एंड कम्युनिकेटेड थ्रू लाउड वोकलाइजेशन, ये मोनोगेमस और जोरदार आवाज से संवाद करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। अगर हम बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट हो जाएगा कि जो अगर हम बात करें होलो गिब्बन की कैटेगरी में पाया जाता है, अगर हम सिर्फ बंदर की कैटेगरी में देखें ना तो नहीं, एपिक कैटेगरी नहीं, लेकिन अगर हम देखें पूरा गिब्बन की जो कैटेगरी है उनमें ये एकमात्र पाए जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब बंदर तो कई टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन होलो गिब्बन कैटेगरी में एकमात्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये एकमात्र अपे कैटेगरी के पाए जाने वाले गिब्बन है। चलिए पहला और तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेट ग्रिड। नेट ग्रिड के बारे में स्टेटमेंट है कि नेट ग्रिड कनेक्ट करता है डाटाबेस को वेरियस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज से बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए, तो यह यहाँ पे बताना है आपको। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट वाज कंसेप्चुलाइज पोस्ट 26/11 अटैक, 26/11 हमले के बाद इसको ऑपरेशनलाइज कंसेप्चुलाइज किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि ओनली सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव एक्सेस, स्टैटिक स्टेट पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट इंक्लूड, केवल केंद्रीय खुफिया एजेंसी को पहुंच है, राज्य पुलिस अधिकारियों तक इसकी पहुंच नहीं है। नेट ग्रिड हर महीने लगभग 45 से डाटा रिक्वेस्ट उसको मिल रही है, कार्य भी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे न्यूज में आ गया। अगर 26/11 में जब हमला हुआ, हालांकि 2009 के आसपास से इसके संबंध में काम यहाँ पे शुरू हो गए, तो किन किन एजेंसी को एक्सेस रहता है इस डाटा का, तो अगर आप बात करें आईबी है, रॉ है, एनआईए है, ईआईडी है ना, एनसीबी है, तो इन सबको यहाँ पे डाटा का एक्सेस रहता है एसपी लेवल के अधिकारी तक को। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम बात करें नेट ग्रिड का, तो नेट ग्रिड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक चलने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, वही अगर आप देखोगे तो एनसीआरबी वगैरह के बारे में आपको तो पता होगा। स्टेटमेंट यहाँ पे कौन से करेक्ट हो जाएंगे, कौन से इनकरेक्ट हो जाएंगे, अगर आप देखो तो लगभग अगर आप देखोगे तो ये जो 3 है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। केवल केंद्रीय खुफिया एजेंसी पहुंचे, राज्य पुलिस अधिकारी को नहीं, तो ऐसा नहीं है, एसपी लेवल के ऑफिसर्स तक यहाँ पे पहुंच हो सकती है। ठीक है, कुछ स्टेट सिविल सर्विस स्टेट के भी गवर्नमेंट में, तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। तीसरा पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 किसके बारे में है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईईएफपीए के बारे में है। आईईएफपीए के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आईईएफ के बारे में स्टेटमेंट इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आईईएफपीए और सेबी ने जयपुर में निवेशक शिविर आयोजित किया। कहाँ शिविर आयोजित किया, जयपुर में शिविर आयोजित किया गया। कौन सा शिविर आयोजित किया, निवेशक शिविर, इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर शिविर एक तरह का हम कहें। ठीक है, तो आईएफपीए न्यूज में आ गया कि इसको क्रिएट किया गया था कंपनी एक्ट के अंतर्गत 2013 में। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इट मैनेज अनक्लेम डिविडेंड मैच्योर डिपॉजिट दैट रिमेन अनक्लेम बाय 7 इयर्स, 7 साल तक नाम आगे वाले लाभांश जमा का प्रबंधन करती है आईएफपीए, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब बात करें आईईएफपीए को, आईईपीएफए इसको गठित किया गया था 2016 में और कंपनी 2013 के अंतर्गत। पर्पज क्या था, इन्वेस्टर को अवेयरनेस है, फाइनेंशियल सिक्योर रहे, है ना, और जो डिविडेंड है शेयर की वापसी के संबंध में प्रावधान किए जाए। अब इसके फंक्शन अगर आप देखें तो वही मैंने आपको बताया कि 7 वर्ष तक अगर कोई अनक्लेम्ड राशि उसको भी दिलवाने का काम है। कुछ इनिशिएटिव्स ने शुरू की, जैसे निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत, निवेशक शिविर, है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है। अगर हम बात करेंगे जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, तो कहीं ना कहीं तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होगा। 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यंग ब्लैक बक मोर सस्पेक्टेबल, तो यहाँ पे वन्य जीव स्वास्थ्य के संबंध में अगर हम बात करें तो ब्लैक बक के संबंध में यहाँ पे न्यूज है। अभी देखिए ये मैंने ऑलरेडी न्यूज डिस्कस की है, इसे आपको पढ़ना है और आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा मिस हो गई थी, तो आप इंग्लिश वाली नंबरिंग को काउंट करिए। ठीक है, आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर